हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 को टारगेट करते हुए जो सीडीपी की क्लास है उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में, यानी शिक्षण प्रक्रियाओं प्रक्रियाओं के बारे में या शिक्षण पद्धतियों के बारे में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी भी टेट एग्जाम की बात करें आप तो वहां पर ये पर्टिकुलर क्लास या टीचिंग मेथड से सवाल जरूर आते हैं, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस वजह से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट जनवरी 2024 में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरी क्लास जो है, अगर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड नहीं है। इसमें आपको पूरी थ्योरी समझाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन आंसर वाले जिनको क्वेश्चन आंसर की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है वो कहीं और भी जा सकते हैं। तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं कहां पर, अपने टॉपिक पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, क्योंकि लेक्चर का नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि आपको मिले टाइम टू टाइम। हम लोग प्रतिदिन ये क्लास ले रहे हैं, तो अभी टारगेटेड सीरीज है, इस वजह से डेली क्लासेस हैं आपकी। शाम के टाइम पर ये क्लास आपको डेली मिल जाएंगी, इसलिए आपको एग्जैक्ट टाइम बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से आप थोड़ा सा बने रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप चाहें तो इस सेशन को अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप उन दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। चलिए फिलहाल बात करते हैं हम लोग आज के हमारे टॉपिक के बारे में, वो है टीचिंग। यानी टीचिंग होती क्या है। टीचिंग बेहद सिंपल शब्दों में आपने कई बार सुनी होगी, कई बार आपने जाना होगा कि टीचिंग क्या होती है। आप बहुत ही आसानी से चीजों को बोल देते हैं कि टीचिंग क्या है। हम लोग टीचिंग करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, सिंपल सा बोल देते हैं। बहुत ही रफली वे में बोल देते हैं कि ये फलाना व्यक्ति पढ़ा रहा है या हम पढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी वे में बोल देते हैं। लेकिन वो है क्या, आज जानने का प्रयास करते हैं। टीचिंग मेथड जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या है टीचिंग। तो टीचिंग टीचिंग या शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चा शिक्षक की सहायता से अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन या डिजायर्ड चेंज लाता है या लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो डिजायर्ड चेंज उसके में कहां से आते हैं, तो किसी बच्चे में डिजायर्ड चेंज किसकी वजह से आते हैं, तो उसमें से एक है शिक्षक। तो शिक्षक की सहायता से किसी एक बच्चे में या किसी चाइल्ड में वांछित परिवर्तन आता है। यह कक्षा के निर्देशों में उपयोग किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों, शिक्षा शास्त्र और प्रबंधन दृष्टिकोण की एक विधि है। बिल्कुल सिंपल, ये इट इज द मेथड ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड पेडागोजी एंड मैनेजमेंट अप्रोच यूज्ड इन अ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचिंग मॉडिफाइज द फीलिंग, थिंकिंग एंड डूइंग्स ऑफ द स्टूडेंट। टीचिंग क्या करता है, शिक्षण यानी कि जो आप पढ़ाते हो वो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, तो वो छात्रों की भावना और छात्रों की सोच और छात्रों के कार्यों को भी संशोधित करता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग का जो रोल है या शिक्षण का जो मेन काम है वो क्या है, वो मेन काम है कि स्टूडेंट्स में अच्छी फीलिंग्स को लाना, उनकी सोच को डेवलप करना, साथ ही साथ उनके उनके जो खराब कार्य हैं उनको संशोधित करके उनसे अच्छे काम करवाना। ये सारी चीजें कहाँ से आ पाती हैं, तो ये सब टीचिंग से ही आ पाती हैं। तो एक शिक्षक ही ये सारे चेंजेस को ला पाता है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लार्क साहब क्या कहते हैं टीचिंग के बारे में, तो ये भी देख लेते हैं। क्लार्क के अनुसार शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए डिजाइन और निष्पादित की जाती हैं। यानी कि टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है, मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। टीचिंग को हमने जान लिया, अब जानते हैं हम लोग कि टीचिंग मेथड क्या है। टीचिंग मेथड को आप सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, पढ़ाने की प्रक्रिया, या आप ऐसा कह सकते हैं कि कितने तरीकों से पढ़ाने का तरीका, ये ज्यादा अच्छा होगा शब्द। तो पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मैनेज करना है। पढ़ाने का तरीका, हैंडराइटिंग को मैनेज कर लीजिए आप, यहाँ पर उतना अच्छे से लिखते नहीं बनता है, इस वजह से। तो पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, तो पढ़ाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप बोलते होंगे भाई कि हमको हमारे टीचर ने बहुत पहले
बहुत पहले यानी बचपन में एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट क्लास में किस तरह से पढ़ाया था, तो आपने इमेजिन किया कि हमें कहानियों के माध्यम से उन्होंने पढ़ाया था। बचपन में बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें कैसे समझ में आती हैं और वो उनको क्यों इंटरेस्टिंग लगती हैं, क्योंकि उस समय का जो टीचिंग स्टाइल है, वो मोर और लेस डिपेंड होता है स्टोरी टेलिंग पर, या आप ऐसा कहें कहानियों के माध्यम से उन्हें सुनाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम धीरे-धीरे बड़े हुए, तो जब हम 3rd क्लास या 4th क्लास में हम जब पहुँचे, तब हमें टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ाया जाने लगा। टेक्स्ट बुक वही जो आपकी बुक है उसके माध्यम से। हालाँकि टेक्स्ट बुक हमेशा थी, उसके पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में भी थी। लेकिन पहले के टाइम पर ज़्यादा अच्छा तरीका या टीचिंग मेथड्स क्या होती थी? वो मेथड होती थी कि जो टीचर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता था कि हम कहानियों के माध्यम से लोग बच्चों को एंटरटेन करके वो पढ़ाएँ, जिससे बच्चे को आसानी से समझ में आए, साथ ही साथ उसके माइंड में वो चीज़ें बहुत समय तक रहे। और उसी समय पर ना सिर्फ़ उस समय बल्कि 5th क्लास या 6th क्लास तक या इवन 10th तक ये इन प्रक्रियाओं का यूज़ होता है अलग-अलग सब्जेक्ट्स में। ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीका है स्टोरी टेलिंग का। दूसरा तरीका, जब आप थोड़े बड़े हुए, तो आपने एक पैटर्न जाना कि उसके बाद टेक्स्ट बुक आई और टेक्स्ट बुक में भी आपने आंसर्स वगैरह टिक किए होंगे कि इसका आंसर ये है, और टेक्स्ट बुक के माध्यम से टेक्स्ट बुक को रीड करके, या टेक्स्ट बुक को जब आप 3rd 4th में पहुँचे तो टेक्स्ट बुक को रीड करके या तेज़-तेज़ से बुलवाकर, उसे रिपीट करवाकर, इस तरह से भी पढ़ाने का तरीका अपनाया टीचरों ने। वही टीचिंग मेथड हमें आज पढ़नी है, लिटरली। बिल्कुल सिंपल सा है। वही लॉजिकल, उस समय पर हम लोग सोचते थे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, लेकिन फिर से वो चीज़ें आईं। बाद में जब आप थोड़े और बड़े हो गए, तो एक और मेथड आई, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता था? लेक्चर मेथड में बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में लेक्चर दे दिया जाता था, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। लेक्चर मेथड बिल्कुल वही है, सिर्फ नाम पर जाना है। तो लेक्चर मेथड में क्या हो रहा है? लेक्चर मेथड में पर्टिकुलरली लेक्चर दिया जा रहा है। किसके द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है? तो टीचर्स के द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है। तो एक वो तरीका है पढ़ाने का एक और तरीका आ गया बच्चों को, लेक्चर मेथड। लेक्चर देकर हम अब बोर्ड में पढ़ाने लगे। इसके बाद आया डेमोंस्ट्रेशन मेथड। डेमोंस्ट्रेशन मेथड, या आप जिसे कहें प्रदर्शन विधि। डेमोंस्ट्रेशन मेथड क्या आ गया? जब ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई, ऑनलाइन चीज़ें डेवलप हुई, तब स्कूलों में पीपीटी के माध्यम से, एक चित्र प्रोजेक्टर के माध्यम से चित्र दिखाते थे कि ये सोलर सिस्टम का चित्र है, इस तरह से चीज़ें हैं। मतलब डेमोंस्ट्रेशन, कोई कोई किन्हीं चीज़ों को दिखाकर, प्रेज़ेंट करके वो सारी चीज़ें करना, वो क्या हो गया? तो इस तरह से जो पढ़ाने का तरीका है वो डेवलप होता गया समय के अनुसार। आज के टाइम पर एक ट्यूटोरियल मेथड है, मतलब ग्रुप बनाकर पढ़ा दिया जाता है ट्यूटर बन के, या फिर और भी अलग-अलग मेथड हैं, जैसे आप कहें डिस्कशन मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड। तो इस तरह से जो टीचिंग मेथड्स हैं, यानी अलग-अलग समय पर बच्चों को अलग-अलग तरीके की टीचिंग स्टाइल जो है, वो पसंद आती है, और उन्हीं से बच्चों का इंटरेस्ट, या आप कहें स्टूडेंट का इंटरेस्ट पढ़ाई में लगा रहता है। तो बस वही है। ये क्या है, टीचिंग मेथड क्या है? ये एक प्रकार के टूल हैं जिनसे टीचिंग को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ये फिलहाल कुछ 12 मेथड यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले है स्टोरी टेलिंग मेथड, यानी कि कहानी सुनाकर, जिसे आप कहानी कथन विधि भी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड है टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होगा सर? तो टेक्स्ट बुक मेथड में, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, टेक्स्ट बुक को रीड करके, राइट करके, इस तरह से चीज़ों को, या टेक्स्ट बुक को किस तरह से बनाया जाए, इस पर भी बेस्ड चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेक्चर मेथड में हमने देख लिया डेमोंस्ट्रेशन, ट्यूटोरियल, क्वेश्चन आंसर मेथड, डिस्कशन मेथड, ह्यूरिस्टिक, डिस्कवरी, प्रोजेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग और रोल प्लेइंग मेथड। इन सारी मेथड्स को हम लोग डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे इस पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले स्टोरी टेलिंग मेथड का। स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? कहानी कथन विधि। कहानी कथन कथन विधि। कहानी कथन विधि। विधि। बिल्कुल सिंपल सी ये विधि है कि, यानी कि कहानियों के माध्यम से अगर बच्चों को जब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वो बहुत ही लंबे समय तक उन्हें याद रहती हैं। ये वाली बात आपको भी पता है। आप कोई शॉर्ट स्टोरी आपको भी पता होगी, कोई ना कोई शॉर्ट स्टोरी आपको पता होगी। शॉर्ट स्टोरी जो कि आपको बचपन में किसी ने सुनाई हो, और वो किस तरह की स्टोरी सुनाई जाती थी? अगर आप नाना-नानी की बात करें, तो वो हो सकता है राजा-रानी की स्टोरी सुना रहे हों, आपको सुनाई गई हो, या फिर हो सकता है किसी फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता सेनानियों की स्टोरी सुनाई रही हो, जैसे भगत सिंह की स्टोरी आपने सुनी हो, है ना?
चंद्रशेखर आजाद की स्टोरी सुनी हो आपने, महात्मा गांधी की स्टोरी सुनी हो आपने, तो राजा रानी हो गया, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी जो कि बिल्कुल काल्पनिक हो सकता है, बिल्कुल काल्पनिक व्यक्ति हो सकता है, मतलब कि बहुत तेज था, बहुत तेज दौड़ता था, या ऐसी कोई स्टोरी जो भी आपने वो जंगल में ऐसे विजिट करता था, ऐसी कुछ स्टोरी मुझे याद है जिस तरह से जंगल की या शेर वाली, ऐसा कुछ स्टोरी आपने सुनी होगी जो कि बचपन में इस तरह की स्टोरी अक्सर सुनाई जाती है। तो शॉर्ट स्टोरी बहुत मदद करती है किसको किसको टीचिंग स्टाइल में बहुत मदद करती हैं, जिससे चीज़ें आपको आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, इस वज़ह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन आप तो पढ़ाने वाले हो, आप शिक्षक बनने वाले हो, तो आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हो आप। कैसे? क्या-क्या चीज़ें होती हैं इनमें, तो वो सारी चीज़ें हालाँकि यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है और ये क्या टारगेट करती है? इस मेथड से हमें क्या-क्या प्रॉफिट मिलता है या बच्चों को क्या प्रॉफिट मिलता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को लिखना चाहूँगा, जो कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि वो है फ़ोकस। फ़ोकस उनका क्या होता है? एनहांस होता है, फ़ोकस एनहांस होता है। बच्चे जब ध्यान लगाकर सुनते हैं, तो उनका फ़ोकस जो होता है, वो बढ़ता है। साथ ही साथ कॉन्सन्ट्रेशन कॉन कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है। उनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बेहतर होता है। अगली बात आपको ध्यान रखना है, इमेजिनेशन भी उनका डेवलप होता है, क्योंकि आपने सुना होगा मैं इमेजिनेशन डेवलप जब आप खुद किसी बच्चे को कहानी सुनाएँगे ना, किसी बच्चे को कहानी सुनाएँगे और बीच में अचानक से रुक जाएँगे कि हाँ, वो भालू ऐसा एक व्यक्ति को खा लिया, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो बच्चा और वहाँ पे रुक जाइए आप। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन करने के लिए वो बोलेगा फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उससे इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन डेवलप होता है कि वो भालू है भई, एक शेर है, कोई व्यक्ति है जो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, जो गायब हो जाता है, जो बहुत तेज़ छलांग मारता है, ऐसी कुछ चीज़ें उनका मतलब इमेजिनेशन डेवलप हो, क्योंकि आप एक्चुअली में भालू या शेर को दिखा तो रहे नहीं होते हो, है ना? तो इस वजह से उनका इमेजिनेशन बहुत बेहतर होता है और इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो जब आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन के थ्रू उनके मन में डालते हो, तो चीज़ें बच्चों को लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा उनकी वोकैब्युलरी बढ़ती है, उनकी वोकैब्युलरी बढ़ती है। वोकैब्युलरी जिसे आप शब्दावली कहते हैं, वोकैब्युलरी इंक्रीज़्ड, शब्दावली बढ़ती है। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो आप चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे स्टोरीज़ किसकी-किसकी हो सकती हैं, किनकी स्टोरीज़ आप सुनाते हो, तो हो सकता है आपने साइंटिस्ट की बचपन में अगर आप बुक की बात करें, तो साइंटिस्ट की स्टोरी आपने सुनाई हो, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों में स्पेशली अल्फ्रेड नोबेल की बात की होगी, अपने आइज़ैक न्यूटन की बात की होगी। एक मतलब बिल्कुल सिंपल सी एक स्टोरी है ना कि वो वैज्ञानिक साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर में एप्पल गिरा जिससे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। ऐसी कुछ स्टोरी हैं, बहुत सिंपल या साइंटिस्ट की या पास ऐसा कहीं फ्रीडम फाइटर की स्टोरी आपने सुनाई होगी और ये तो बहुत कॉमन है ये, फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी सुनाई होगी। इस तरह की स्टोरी के माध्यम से चीज़ें बच्चों को लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा इसके साथ ही साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस इन स्टोरीज़ की वजह से उनकी वो वैल्यूज़ जो सीखते हैं, इन स्टोरीज़ की वजह से वो जिस तरह की वैल्यूज़ को सीखते हैं, उनके वैल्यू कल्चर को उनका जो वैल्यू कल्चर है वो भी एनहांस्ड होता है। एनहांस्ड हिंदी में आप कहें तो नैतिकता की भावना या नैतिकता वो सीखते हैं, नैतिकता सीखने में मदद मिलती है, सीखने में मदद मिलती है। किसको? बच्चों को, है ना? बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि आपने बचपन में सीखी होंगी और बचपन में सुनी होंगी और उन्हीं कहानियों की मदद से आपको आज भी वो वैल्यूज़ आपको याद हैं क्योंकि बचपन में सिखाई हुई हर एक बात बहुत इम्पैक्ट करती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बच्चों के मन में आप जो भी चीज़ें डालते हो, चाहे वो अच्छा या बुरा, पर्टिकुलर अर्ली चाइल्डहुड वाले पीरियड में जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, वो बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं उन बच्चों को। इसलिए बहुत ही ध्यान रख के बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए। चलिए, फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो बाकी जो चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को मैंने लिख दिया है, हालाँकि यहाँ पर लगभग सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में देखने को मिलेंगी। फिलहाल नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, अगली मेथड है टेक्स्ट बुक मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। टेक्स्ट बुक मेथड में एज़ सच ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक मेथड में बिल्कुल सिंपल सा है कि टेक्स्ट बुक पार्टिकुलरली टेक्स्ट बुक के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी ये वाली बात ऑलरेडी आपको बता दी है। टेक्स्ट बुक में रीडिंग कराई जाती है, राइटिंग कराई जाती है ना? स्पेशली टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए तो साइकोलॉजी बेस्ड होना चाहिए, ये वाली आपको बात
साइकोलॉजिकल बुक होनी चाहिए, यानी कि उनकी बच्चों की एज के अनुसार, बच्चों की एज के अनुसार अनुसार बुक को बनाना चाहिए। बुक होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इस बुक में पर्टिकुलरली चित्रों, ग्राफिक्स ग्राफिक्स और फ़ॉन्ट्स का बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए, बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए, यानी टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, इस पर भी ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्स्ट बुक जब एक कोई ऐसी चीज़ जिसमें सीधे-सीधे चीज़ें बस लिखी हों, जिसमें किसी भी तरह के चित्र या ग्राफ़िक्स या फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल ना हो, वो बुक बहुत बोरिंग हो जाती है। इस वजह से बच्चों की बुक्स में चित्र, ग्राफ़िक्स और फ़ॉन्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से इन टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, और 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये भी होता है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा बुक्स के माध्यम से होता क्या है, तो बुक्स के माध्यम से उनका कंसंट्रेशन डेवलप होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन डेवलप, जब वो बुक रीड करते हैं, रीड या बुक में राइट करते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन डेवलप होता है। लगातार क्या करते हैं, पढ़ते हैं जब वो। इसके अलावा उनकी वोकैब इंक्रीज़ होती है, वोकैब्युलरी इंक्रीज़ होती है। ठीक है? यानी शब्दावली बढ़ती है, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। हर एक मेथड के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ मेरिट्स भी हैं, दोनों चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। टेक्स्ट बुक मेथड का की डीमेरिट क्या है, तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका टीचिंग स्टाइल है, वो सिर्फ़ टेक्स्ट बुक में जितनी चीज़ें हैं, सिर्फ़ आप वही चीज़ें पढ़ाना उचित नहीं माना जाता। उन्हें सोशली भी कुछ अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स देके पढ़ाना भी उचित माना जाता है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक है जो वो टेक्स्ट बुक मेथड जो है वो ऑटोनॉमी की तरफ ले जाती है, इसलिए ये वाली बातें भी ध्यान रखना है। तो हर एक मेथड के अपने-अपने डीमेरिट्स हैं, जब आपको मेरिट्स पता होंगे तब आप डीमेरिट्स को आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले मेरिट्स पर हम लोग ध्यान दें, डीमेरिट्स तो आपको ऑलरेडी पता ही है और पता चल जाएँगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको बताते हुए चलूँगा। फिलहाल बात करते हैं थर्ड मेथड के बारे में। जो थर्ड मेथड है वो क्या है? लेक्चर मेथड। अब जब हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, तो लेक्चर मेथड ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि धीरे-धीरे जब टीचिंग मेथड और स्टाइल बढ़ी, तो अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग तरीके की लेक्चर या मेथड्स का यूज़ किया जाने लगा। लेक्चर मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी वाले व्याख्यान विधि विधि के नाम से इसे जाना जाता है, व्याख्यान विधि। अगर बात करें, ये एक ओल्डेस्ट और वन वे कम्युनिकेशन मेथड है टीचिंग का। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का है, ये सबसे पुराना मेथड है और वन वे मेथड है। वन वे मेथड है या कहें, वन वे मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें टीचर ही बोलता रहता है और टीचर ही एंगेज्ड रहता है। टीचर एंगेज्ड रहता है। क्योंकि उसमें टीचर बस जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि बस टीचर गया बोर्ड के सामने और बोर्ड के सामने गया और वो उस चीज़ों को लिखने लगा, उसमें टीचर एंगेज्ड है। बच्चा बिल्कुल एंगेज्ड नहीं है। आप देखते होंगे, हालाँकि टीचर लेक्चर मेथड को अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ लेक्चर मेथड इस प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो अगर आपने देखा होगा कि सिंपली आपने अगर कॉलेज में देखा होगा, तो लेक्चर मेथड का बहुत यूज़ किया गया, बहुत यूज़ होता है और वहाँ पे इसके डिमेरिट्स के बारे में पता चलता है। कैसे? लेक्चर मेथड में अक्सर क्या होता है, जब टीचर जाता है और पढ़ाता है, पढ़ाने के साथ-साथ अगर वो एंगेजिंग टीचर नहीं है, मतलब वो एंगेजमेंट नहीं कर रहा है बच्चों के साथ, तो वो लेक्चर बहुत बोरिंग होता है और फिर आपको लगता है कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, और ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा। इसलिए लेक्चर मेथड को एंगेजिंग कैसे बनाया जा सकता है? तो कोई क्वेश्चन आंसर पूछकर उस समय बच्चों से, या कुछ एग्जांपल्स पूछकर, इस तरह से लेक्चर मेथड को अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है, एंगेजिंग बनाया जा सकता है। इसलिए आप ऐसा कह सकते हो, ये टीचर सेंटर्ड है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है? टीचर सेंटर्ड है। 2 तरीके के मेथड्स हैं, टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर मेथड क्या होती है? टीचर सेंटर्ड होती है, फिलहाल। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? तो वो चीज़ें भी आप लिख लें यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड चॉक चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है? तो ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया। ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट मेथड भी इसे कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है क्या? ये जो पर्टिकुलर मेथड है, ये बहुत ही चीप होती है। चीप कहने का मतलब बहुत ही सस्ता है, बहुत सस्ते रूप में इसमें जो सामान है वो बहुत कम लगता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर
जो मेथड है, इस मेथड को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? तो बेहतर बनाया जा सकता है, मैंने आपको बताया इम्प्रूवमेंट या मेरिट्स के बारे में बात कर लें पहले। मेरिट्स कैसे हो सकता है ये? तो ये इसे डिस्कशन बेस्ड बनाकर बनाया जा सकता है। प्लस और क्या हो सकता है भाई? ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तो क्वेश्चन पुट अप, मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली बात बता दी। क्वेश्चन पुट अप करके इससे बच्चों से एंगेजिंग बनाया जा सकता है या एग्जाम्पल्स पूछ करके, है ना? इसके अलावा इसकी जो रीच है वो बहुत वास्ट होती है, वास्ट रीच इन शॉर्ट पीरियड, इन शॉर्ट पीरियड कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रीच होती है, मतलब एक साथ आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हो, है ना? और बहुत सस्ते में, चीपर वे में बहुत ही आसानी से बहुत सारे लोग बच्चों को पढ़ाया जा सकता है इस मेथड का उपयोग करके, बहुत सस्ता होता है क्योंकि। इसके अलावा इसके डीमेरिट्स क्या-क्या हैं? तो डीमेरिट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं लगभग-लगभग। डीमेरिट्स क्या हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्पेस खाली है, ठीक है। तो डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखना है आपको कि ये बोरिंग हो सकता है ना? और ये अगेंस्ट होता है लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल से, अगेंस्ट द लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है? लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कुछ करके सीखना, उसके अगेंस्ट है। यहाँ पे क्योंकि बच्चा एंगेज्ड बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ये मेथड है, इस वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की लर्निंग बच्चों की एंगेजमेंट से नहीं मिलती। इस वजह से जॉन डुई की जो लर्निंग बाय डूइंग मेथड है उसके अगेंस्ट है। इसके अलावा ये पैसिव लिसनिंग है, पैसिव लिसनिंग यानी कि सिर्फ बच्चा इसमें सुन रहा होता है। पैसिव लिसनिंग पैसिव लिसनिंग, ठीक है? यानी कि क्योंकि बच्चा इसमें सिर्फ सुन रहा होता है, इस वजह से आप कह सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक वे में कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। इस वजह से ये क्या है, इसके डिमेरिट्स है। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों इसके याद रखने हैं। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली मेथड के बारे में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की हिंदी क्या होती है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि, बिल्कुल सिंपल। प्रदर्शन विधि का मतलब क्या है? टीचर क्या करेगा? जिसमें टीचर टीचर क्या करेगा? टीचर एक्सप्लेन भी करेगा, एक्सप्लेन करने के साथ-साथ उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करेगा, डेमोन्स्ट्रेट भी करेगा। डेमोन्स्ट्रेट यानी कुछ दिखाने का प्रयास करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल हो सकता है कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसका एग्जाम्पल है, मान लेते हैं माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, इसको इसको वो किसी व्यू के माध्यम से या उसके पास कुछ भी फिजिकल चीजें उपलब्ध हैं तो उनके माध्यम से या फिर स्लाइड या प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी भी तरह प्रोजेक्टर के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, या सोलर सिस्टम के बारे में बता रहा है कि सोलर सिस्टम में किस तरह से ये अलग अलग प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, किस ऑर्बिट में कितनी दूरी पर, ये सारी चीजें दिखाने का प्रयास जब वो करता है, विजुअली दिखाने का प्रयास करता है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे? माउंटेन्स फॉर्म, वो सारी चीज़ें किस पर आएँगी? डेमोंस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि बिल्कुल सिंपल सा है कि वो बच्चों को दिखा करके चीज़ों को समझा रहा है। दिखा करके जब ची बच्चों को समझा रहा है तो उस मेथड को क्या बोलेंगे? प्रदर्शन मेथड कहेंगे। यहाँ पर आपको वही चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसीलिए कि क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज़फुल इन टीचिंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वेयर द कंटेंट कैन बी अंडरस्टूड बाय ओनली शोइंग। ठीक है? चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली मेथड के बारे में। अगली मेथड है जो है वो है हमारी ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है? तो ट्यूटोरियल मेथड बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसमें, ये ग्रुप्स में होती है ना? ट्यूटोरियल मेथड वर्क इन ग्रुप वर्क इन ग्रुप्स। ट्यूटोरियल मेथड में आपको सबसे अच्छा मेथड क्या है? जैसे आपने देखा होगा ट्यूटर जैसे कि ट्यूशन आप समझ सकते हो। ट्यूशन में क्या होता है? ट्यूशन में बच्चे को एक जगह, ये आपका बच्चा है और उसके साथ-साथ आप वहाँ पर 2 हो सकता है कि यहाँ पर 2-3 बच्चे हों और 2-3 बच्चों के बीच में एक टीचर बैठ जाए, ठीक है? 2-3 बच्चों के बीच में एक टीचर बैठ के उन्हें पढ़ा रहा होता है। तो जब वो पढ़ाता है तो वो क्या है? वो किस तरह की मेथड कहलाती है? तो ये मेथड जो है वो ट्यूटोरियल मेथड कहलाती है। ट्यूटोरियल मेथड। इसमें ट्यूटर कौन है भाई? तो ये लो, ट्यूटर ये है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इसमें ट्यूटोरियल मेथड ग्रुप्स में होती है। अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी मेथड ग्रुप में होती है, अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है इसमें ट्यूटोरियल मेथड हमेशा ग्रुप में होती है। इसके पहले जो लेक्चर मेथड है वो भी ग्रुप में होती है, लेकिन लेकिन वो
वहां का जो वो ग्रुप है वो पूरी क्लास का ग्रुप है। वहां पे ऐसे पर्टिकुलर छोटा ग्रुप नहीं है। यहाँ पर छोटे-छोटे ग्रुप्स में ट्यूटर के माध्यम से चीज़ों को जब आप समझाते हो, वो क्या है होता है, वो कौन-सी मेथड है? वो मेथड है पर्टिकुलरली ट्यूटोरियल मेथड। आसान है, बिल्कुल आप समझ सकते हो। यहाँ पर चीज़ें लिखी भी गई हैं। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये ट्यूटोरियल मेथड है ना, यहाँ पर जो बच्चे बैठते हैं, जो इनकी एबिलिटीज़ होती हैं, वो होमोजेनियस टाइप की होती हैं। होमोजेनियस बच्चे बैठते हैं। होमोजेनियस बच्चे मतलब कि सेम एबिलिटीज़ वाले बच्चों का ये ग्रुप होता है। बच्चों का ग्रुप होता है, ध्यान रखना है ये वाली बात। यहाँ पे हेटेरोजेनियस ग्रुप नहीं बनते हैं, हेटेरोजेनियस ग्रुप की इतनी ज़्यादा प्रधानता नहीं है, यहाँ पे होमोजेनियस ग्रुप्स ही फॉर्म होते हैं जिनमें जिनमें ऐसा ग्रुप जिनमें बच्चों की एबिलिटी ऑलमोस्ट लगभग सेम हो, इसलिए ये ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगले अ, अगली मेथड के बारे में। अगली मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होगा, इस मेथड से ही आप समझ पाएँगे, यानी कि आप सिंपल से वे में कहें तो क्वेश्चन आंसर मेथड जो है, वो क्वेश्चन पूछ करके और आंसर दे करके, ऐसी मेथड का उपयोग करके जब कोई व्यक्ति पढ़ाता है, तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। मतलब आप ऐसा कहें, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, वो कैसी है? टू वे कम्युनिकेशन है। और टू वे कम्युनिकेशन क्या क्या शिक्ष अ क्या शिक्षक के लिए बेहतर है या चाइल्ड के लिए बेहतर है? तो दोनों के लिए बेहतर है, दोनों के लिए बेहतर है। क्वेश्चन आंसर मेथड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, बेहद इम्पोर्टेंट। और इसे किसने दिया है, तो ये भी ध्यान रखना है, इस मेथड को किसने दिया है? तो गिवन बाय गिवन बाय सोक्रेट्स सोक्रेट्स, जिन्हें आप सुकरात के नाम से जानते हैं। सुकरात के नाम से जानते हैं। तो सुकरात साहब ने इस पर्टिकुलर मेथड को दिया, जिसमें पर्टिकुलरली टू वे कम्युनिकेशन होता है, या आप ऐसा कहें टीचर और स्टूडेंट दोनों सीखते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ लर्न, ठीक है? दोनों सीखने का प्रयास करते हैं और दोनों सीखते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं और कोई व्यक्ति उसका जवाब देता है और सामने वाला व्यक्ति भी फिर से क्वेश्चन करता है, चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चंस को पूछता है, तो टीचर को भी उन चीज़ों से लाभ होता है। उस वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो उसका बेनिफिट क्या हो गया? तो बेनिफिट हो गया कि बच्चों को लंबे समय तक याद रहती हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव मेथड है ये, आप ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रहती हैं, चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है? क्योंकि जब भी कोई ऐसा होता है, क्योंकि इसमें दोनों लोग एक्टिव है ना, टीचर भी एक्टिव है, स्टूडेंट भी एक्टिव है, इसलिए आप कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड भी है और टीचर सेंटर्ड भी है, क्योंकि दोनों लोग सीख रहे हैं। फोकस क्या है इसका? तो फोकस्ड ऑन टू अचीव कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रिंगिंग नॉलेज टू कॉन्शियस लेवल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, इसमें जहाँ भी कॉग्निटिव शब्द आए, तो आपको समझना है यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग। तो जो बुद्धि की क्षमता है ना, वो बुद्धि क्षमता क्या होती है? बुद्धि की जो क्षमता, बुद्धि कैपेसिटी या क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा नॉलेज भी बढ़ता है, यानी कि ज्ञान भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? ये सारी मेथड, जो अब मेथड आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आई, बहुत बाद में आई। बहुत बाद में आने का मतलब क्या है? बहुत बाद लोगों ने नोटिस किया इन सब चीज़ों को, जैसे सोक्रेट्स ने इनको दिया है। हालाँकि चीज़ें पहले से चल रही थी, लेकिन इनको नोटिस बाद में किया गया, किसके द्वारा? सोक्रेट्स ने दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, किसने दिया है? ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, सुकरात ने दिया है। सॉक्रेट मेथड ऑफ टीचिंग भी इसे कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो सॉक्रेट मेथड ऑफ टीचिंग किसने दिया है? सॉक्रेट ने दिया है। कौन सी मेथड दी है? क्वेश्चन आंसर मेथड दी है, एज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली मेथड के बारे में। अगली मेथड जो है हमारी, वो क्या है? डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड बहुत सिंपल सा, यानी कि परिचर्चा विधि, आप हिंदी में कहें तो इसे परिचर्चा विधि भी कह सकते हैं। उससे पहले वाले को क्या कहेंगे? तो प्रश्न-उत्तर विधि कहेंगे, ठीक है? प्रश्न-उत्तर विधि। इसके अलावा डिस्कशन मेथड में क्या होगा? डिस्कशन मेथड में ओपन डिस्कशन होता है भई,
ओपन डिस्कशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर चर्चा की जाती है। मतलब कोई एक टॉपिक मिल गया, कोई एक टॉपिक दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कोई भी सोशल इश्यूज पर एक टॉपिक दे दिया गया, सोशल इश्यूज पर एक टॉपिक दे दिया गया, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो चर्चा पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे या फिर टीचर, टीचर के साथ भी हो सकता है वो और टीचर के बिना भी हो सकता है। ऐसा भी कराया जा सकता है ना कि टीचर क्या करे, एक पर्टिकुलर कुछ बच्चों का ग्रुप बना दे, अलग-अलग ग्रुप बना दे और उनको कह दें कि आप आपस में डिस्कशन करके ये सारी चीजें सॉल्व करो। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि टीचर खुद भी एंगेज्ड होकर उन सारे डिस्कशन मेथड का वो पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करें, उनमें पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे बच्चे की जो लीडरशिप एबिलिटी है, क्योंकि वो लीड करेगा ग्रुप को, एबिलिटी है वो बढ़ेगी, वो क्या होगी, एनहांस होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा और क्या होगा, तो इसके अलावा टॉलरेंस टॉलरेंस बढ़ेगा, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा बच्चे का। टॉलरेंस क्या होता है भाई, तो टॉलरेंस नहीं समझ में आता तो सहिष्णुता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सहिष्णुता, यानी कि दूसरों के विचारों को सुनने की क्षमता। आप ऐसा लिख लीजिए, अगर आपको नहीं याद रहता है तो आप लिख ले दूसरों के विचारों को सुनने की क्षमता, को सुनने की क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना सिर्फ अपनी राय दें, क्योंकि बहुत लोग, बहुत आज भी बहुत बड़े-बड़े लोगों को मैंने सुना है जो कि सिर्फ अपना ज्ञान देते हैं। वो सामने वाले की सुनने का, सामने वाले की के ज्ञान को सुनने का या उसकी बातों को सुनने का प्रयास भी नहीं करते। यानी कि उनका टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, या अगर सुनते भी हैं तो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो वो उत्तेजित हो जाएँगे, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्कशन कैसा होता है? तो डिस्कशन में टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हम डिस्कशन करते हैं तो सबके विचारों को लिया जाता है और उससे निकल कर एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुँचा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जो मैंने ये वाली बात बोली कि सबके विचारों को सुनना, समझना, डिस्कशन करना कि कौन-सी चीज़ बेहतर है, इस उस बेहतर चीज़ तक पहुँचना, ये डिस्कशन मेथड का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इसमें क्या टीचर और चाइल्ड सेंटर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस इसमें टीचर भी पार्टिसिपेट कर सकता है और चाइल्ड भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए ये एक एनहांस्ड मेथड है, जिसमें बच्चा और शिक्षक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इसकी जो तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इससे जो सोचने की क्षमता है या आप कहें जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बेटर बनती है। थॉट प्रोसेस थॉट प्रोसेस बेटर हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है। 4 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चारों लोगों को जब आपने सुना तो सबके अलग-अलग थॉट्स होते हैं, एक ही टॉपिक पर अलग-अलग थॉट होते हैं, उन सभी चीज़ों को सुनने का मौका मिलता है आपको, तो जैसे थॉट प्रोसेस आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, थिंकिंग एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस मेथड का उपयोग कहाँ-कहाँ है? ये मेथड सूट कहाँ-कहाँ करती है? तो आप देखें, दिस मेथड इज़ सूटेड टू ऑल सब्जेक्ट टीचिंग एक्सेप्ट मैथ, आर्ट एंड म्यूजिक एंड डांस। तो आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, डिस्कशन मेथड क्या मैथ्स में अप्लाई होती है? तो आपको बताना है बिल्कुल नहीं। डिस्कशन मेथड मैथ्स और आर्ट में अप्लाई नहीं होती हैं। ठीक है? सोशल इश्यूज पर हम लोग बात करते हैं स्पेशली ठीक है? तो ध्यान रखना है। अब डांस और म्यूज़िक में आप क्या डिस्कशन करोगे? सिंपल सी बात है। मैथ में क्या डिस्कशन करोगे? मैथ में डिस्कशन नहीं होगा। मैथ में हाइपोथेसिस नाम की चीज़ चलती है या फिर आप और कहें आप कोई अदर चीज़ें चलती हैं। तो डिस्कशन मैथ में नहीं होता। ये आप ऑलरेडी समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, फिलहाल बात करते हैं अगली मेथड के बारे में। अगली मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है और कई बार ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है यहाँ से किसका? टेट एग्ज़ाम्स में। एग्जामिनर का। तो ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि। बिल्कुल सिंपल सा है। अन्वेषण विधि में होता क्या है? और किसने इसे दिया? तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, किसने दिया? तो गिवन बाय, ये लिख लीजिए ज़रूर क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी नहीं है। तो एज़ इट इज़ यही पीडीएफ मैं दे दूँगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसने दिया है? एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने दिया है। एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने दिया है।
ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? तो पहला मेथड तो यही है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कि सोक्रेट मेथड ऑफ टीचिंग किसे कहा जाता है? सोक्रेट मेथड ऑफ टीचिंग किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन आंसर मेथड को कहा जाता है। इसके अलावा ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? तो ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषण विधि किसने दी है? तो एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने दी है। इसमें होता क्या है? इसमें बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है, तो यानी कि एक प्रॉब्लम दिया जाता है, उनको एक प्रॉब्लम दी जाएगी और या कहें उस प्रॉब्लम के अलग-अलग सॉल्यूशन बच्चे निकालेंगे, अलग-अलग सॉल्यूशन। क्या निकाल रहे हैं? अलग-अलग सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, जिससे और उसके बाद वो बेटर सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। किस तरह से भाई? नहीं समझ में आया? या आप इसे कहें हाइपोथेसिस मेथड भी कह सकते हैं, हाइपोथेसिस मेथड। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाइपोथेसिस मेथड की किसे कहा जाता है? तो प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूरिस्टिक मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइपोथेसिस पर्टिकुलरली क्या होता है? पर्टिकुलरली इसमें बच्चे को एक प्रॉब्लम दी गई, बच्चे को नहीं समझ में आया तो सुनिए, बच्चे को एक प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम या प्रेजेंट प्रॉब्लम दी गई, प्रेजेंट प्रॉब्लम दी गई और उस प्रेजेंट प्रॉब्लम पर बच्चा क्या करेगा? रिसर्च करेगा खुद से या किसी से पूछने का प्रयास करेगा, किसी से जानने का प्रयास करेगा, है ना? इस तरह की चीज़ें करेगा और फिर उसे सॉल्व करेगा पर्टिकुलरली और अपनी कुछ राय देगा उस पर, व्यूज़ देगा अपने व्यूज़ देगा। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? तो इस मेथड को ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि कहते हैं। इसी तरह से दूसरे बच्चे को भी हो सकता है सेम प्रॉब्लम दी और उसने भी कुछ कन्क्लूज़न निकाला। मतलब दूसरे बच्चे को भी आपने कोई प्रॉब्लम दी, उसने भी कुछ अपने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उस पर कुछ सॉल्यूशन उसने दिया, उस पर कुछ अपना सॉल्यूशन दिया। उस सॉल्यूशन को और पिछले वाले बगल वाले सॉल्यूशन को भी देखा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी हाइपोथेसिस क्रिएट हो जाएँगी। यही काम तो होता है और ये मेथड कहाँ अप्लाई होती है भाई? कौन सी सब्जेक्ट में ये अप्लाई होती है? तो ये मैथमेटिक्स में ये अप्लाई होती है भाई। मैथ में तो यही होता है ना, मैथ में ये अप्लाई होती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैथ्स में कौन सी मेथड अप्लाई होती है? तो ह्यूरिस्टिक मेथड अप्लाई होती है। इस मेथड को पॉलन एंड डंकर साहब ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा है। इस मेथड को पॉलन एंड डंकर ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है। क्या कहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम में भी कहा है, ध्यान रखना है। पॉलन एंड डंकर ने इसे क्या कहा है? तो पॉलन एंड डंकर ने इसे पॉलन एंड डंकर ने इसे क्या कहा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कहा है, एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एज इट इज बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली मेथड के बारे में। अगली मेथड है जो है वो है हमारी डिस्कवरी मेथड, जिसे हिंदी में आप क्या कहेंगे? खोज विधि कहेंगे। खोज विधि है। अब इसके पहले वाली जो मेथड थी अन्वेषण मेथड, क्या वो टीचर सेंटर्ड थी या चाइल्ड सेंटर्ड थी? तो मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाली जो हमारी मेथड है ये पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड है। क्यों है चाइल्ड सेंटर्ड? तो चाइल्ड सेंटर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चा सारी चीजें कर रहा है। बच्चे को एक प्रॉब्लम टीचर ने दे दी, उस पर उसने खुद से रिसर्च की, खुद से सोल्यूशन निकाला। दूसरे बच्चे को एक प्रॉब्लम दी, उस पर उसने सोल्यूशन निकाला, रिसर्च की, सोल्यूशन निकाला और कुछ व्यूज दिखे और बहुत सारी इस तरह से व्यूज को कलेक्ट किया गया। ये जो कि क्या बन गई? एक हाइपोथेसिस बन गई। इस वजह से आप कह सकते हैं बच्चा इसमें खुद से रिसर्च करके, सेल्फ लर्निंग करके, इन्वेस्टिगेशन करके सीख रहा है। इस वजह से उसे क्या कहा जाता है? इस वजह से उसे हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये कहाँ यूज होती है? तो स्पेशली मैथ्स में यूज होती है। खोज विधि की बात करते हैं। खोज विधि की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। ध्यान रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बच्चा ही इसमें मुख्य केंद्र या मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें क्या होता है? बेसिकली इन दिस मेथड में स्टूडेंट फाइंड द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर ओन सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से खुद से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्कवरी मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यों? बच्चों के लिए, बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी है या आप कहें कॉग्निटिव एबिलिटी है, वो क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है, एनहांस्ड होती है। इसलिए इसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, डिस्कवरी मेथड को कहा जाता है। सिंपल सी बात है। फिर पहली बात क्या है? डिस्कवरी मेथड क्या है? डिस्कवरी मेथड में किसी बच्चे को डिस्कवरी मेथड में डिस्कवरी मेथड में एक प्रॉब्लम दी गई जिसमें बच्चा अपने आसपास के वातावरण से बच्चा क्या करेगा? बच्चा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा आसपास के वातावरण से। यानी आप कह सकते हो इसमें सोशल साइंस के इश्यूज दिए जाते हैं। इसमें सोशल साइंस के इश्यूज दिए जाते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस के इश्यूज आपको आसपास के वातावरण के से मिल जाएगा, या आप ऐसा कहें इसमें पास्ट की चीजों को
पास की चीज़ों को दिया जाता है या हो चुकी है जो हो जाती हैं ऑलरेडी उनको दिया जाता है। तो आस-पास की चीज़ों की स्टडी करने के लिए कहा जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या स्पेशली आपसे पूछ लिया जाए डिस्कवरी मेथड का यूज़ कहाँ होता है? तो डिस्कवरी मेथड का यूज़ स्पेशली किया जाता है सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में। क्या कहा जाता है इसे? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या ये चाइल्ड सेंटर्ड है? तो बिल्कुल यस, चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रॉब्लम को अपने आस-पास के वातावरण से खोज कर उसका सॉल्यूशन निकालना, इसी को डिस्कवरी मेथड कहते हैं। चलिए, फिलहाल बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। प्रोजेक्ट मेथड ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। तो ये भी क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ठीक है? इसके पहले हमने टीचिंग सेंटर देख लिया और इसको दिया किसने है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो गिवन बाय बेहद इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएच किलपैट्रिक, डब्ल्यूएच किलपैट्रिक, डब्ल्यूएच किलपैट्रिक ने दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसने दिया है? किलपैट्रिक साहब ने। क्या दिया है? तो प्रोजेक्ट मेथड को दिया है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होगी? बहुत ही आसानी से आपको पता है, ये एक इसमें ग्रुप वर्क परफॉर्म किया जाता है, ग्रुप वर्क परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? कैसे दिया जाता है? जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे को एक पर्टिकुलरली लाइफ के एग्जांपल के साथ यानी सोसाइटी के एग्जांपल या सोसाइटी के किसी पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट में कोई काम दे दिया गया, मतलब जो कि सोशल रिसोर्स से रिलेटेड है या आप ऐसा कहें सोसाइटी बेस्ड है, ऐसा कुछ काम कर दि उसको दे दिया गया और जिससे बच्चा जाकर अपनी सोसाइटी में ही जाकर उसके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। स्पेशली आप क्या कहें? जैसे कि बहुत अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, जैसे कि बहुत सिंपल है कि आप अपने आस-पास की 10 प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करो, 10 तरह के फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करो, इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं ना, उन्हीं वर्क्स को आप समझ सकते हैं। तो आप ऐसा कहें कि एक प्रोग्रेसिव ऐसा भी आप कह सकते हैं ना कि ये एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन बेस्ड अप्रोच है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है, है ना? प्रोग्रेसिव एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है इससे। स्पेशली स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं तो स्टूडेंट सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, स्टूडेंट सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बेहद इंपॉर्टेंट। इससे आप आसानी से समझ पाएँगे। स्टूडेंट लर्न एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स व्हिच विथ ईच अदर कोऑपरेशन, है ना? इन दिस मेथड अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस इज असाइन्ड टू स्टूडेंट बाय मेकिंग अ ग्रुप बनाकर के उस प्रोजेक्ट को दिया जाता है। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ों को आप चीज़ें आसानी से समझ पाए होंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो तीनों मेथड है ना, ह्यूरिस्टिक, दूसरी आपने पढ़ी डिस्कवरी मेथड और तीसरी प्रोजेक्ट मेथड, ये तीनों मेथड चाइल्ड सेंटर्ड हैं। तो अगर मैं बात पूछ लिया जाए आपसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दी है, तो आपको ध्यान रखना है एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने दी है, जबकि प्रोजेक्ट मेथड किसने दी है? डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने दी है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दी है, तो सोक्रेटिस यानी सुकरात ने दी है। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किसे कहा जाता है, तो डिस्कवरी मेथड को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कि सोक्रेट्स लर्निंग टीचिंग किसे कहा जाता है, तो सोक्रेट्स ने जो टीचिंग पद्धति दी है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आंसर मेथड कहा जाता है। तो सिंपल सा है, इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। फिलहाल बात करते हैं अगले मेथड के बारे में। अगली मेथड है रोल प्लेइंग मेथड। रोल प्लेइंग मेथड की जब हम लोग बात करते हैं, तो इस मेथड में रोल्स असाइन किए जाते हैं, पर्टिकुलरली बच्चों को रोल्स असाइन किए जाते हैं, यानी दिए जाते हैं टू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू प्ले दोज़ रोल्स। दिस टेक्निक इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर एंगेजिंग स्टूडेंट, एंगेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग इन स्टूडेंट, मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति को रोल दे दिया जाता है कि तुम ये पर्टिकुलर काम करो, ये पर्टिकुलर जिम्मेदारी निभाओ। जैसे कि किसी बच्चे को किसी एक ग्रुप का लीडर आपने बना दिया और वो ग्रुप पर्टिकुलरली जा करके एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। वो सारी चीजें क्या है, वो क्या कहलाएगा? रोल प्लेइंग मेथड कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसा बहुत बार हुआ है। जैसे कि बेहद सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेने का प्रयास करें, तो बेहद सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका एक पर्टिकुलर लीडर है। उस लीडर को, उस पर्टिकुलर ग्रुप को या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को क्या कह दिया गया? कह दिया गया कि तुम जाकर ये वाली चीजें करो। जैसे कि तुम जाकर सारे बच्चों को बताओ कि आज का टास्क कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो एक बच्चे को आपने बुलाया और उन उसको बोल दिया, उसको एक रोल दे दिया, उसको हेड बना दिया या वाइस चांसलर बना दिया या कुछ भी बना दिया।
उसको आपने एक रोल दिया और उस रोल को वो जाकर बखूबी निभाने का प्रयास करे, जिससे उसकी जो लीडरशिप एबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और एंगेजमेंट भी बच्चों में क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि बच्चों में एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये पर्टिकुलर रोल मिला है, इस वजह से मैं इस रोल को और अच्छे तरीके से करूँगा और वो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे से उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने दिया है? ये मेथड किसने दी है? अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया, क्या किसने दिया है ये? तो ध्यान रखना है गिवन बाय नाम याद रखना है फैनी, फैनी एंड जॉर्ज जॉर्ज सैफल, सैफल का नाम याद रखना है। जॉर्ज सैफल का नाम याद रखना है। फैनी एंड जॉर्ज सैफल, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज जब हम लोग बात करते हैं तो ये किसने दिया है? तो गिवन बाय सबसे इम्पोर्टेंट यही है, गिवन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग एलेक्स एलेक्स ओ एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ऑसबॉर्न ने दिया है। इम्पोर्टेंट ये है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? It is a creative method of teaching under which a number of ideas are generated for a solution of a specific problem. एक particular specific problem है जिसके बहुत सारे ideas generate होते हैं। एक particular specific problem दे दी गई, एक problem है जिसके कई सारे आइडियाज बच्चों ने दे दिए, कई सारे आइडियाज दिए हैं, ध्यान रखना है। जैसे आइडियाज नंबर 1, आइडिया नंबर 2 किसी दूसरे बच्चे ने दिया, आइडिया नंबर 3 किसी तीसरे बच्चे ने, आइडिया नंबर 4 किसी चौथे बच्चे ने, इसी तरह 5 6 और हो सकता है एक टीचर ने भी आइडिया दे दिया, एक टीचर ने भी आइडिया दे दिया। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कई सारे आइडियाज बने, मतलब उनको सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके बने। नहीं समझ में आया भाई? जैसे कि इसमें जैसे इसका उपयोग स्पेशली आपने मैथ में देखने को मिलेगा। मैथ जब आप पढ़ते हो, तो हो सकता है एक एक पर्टिकुलर टॉपिक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपने लिया और जब उसको सॉल्व करने बैठे तो एक बच्चे ने किसी दूसरी मेथड से सॉल्व किया, दूसरे मेथड ने किसी दूसरी मेथड से और तीसरे बच्चे ने किसी तीसरी मेथड से सॉल्व किया। आंसर सबके सेम आए, लेकिन अलग-अलग क्या हुआ? अलग-अलग तरीकों से उन बच्चों ने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसलिए इस मेथड को ब्रेनस्टॉर्म भी कहा जाता है और क्या कहा जा सकता है? दिस मेथड इज इफेक्टिवली यूजेस ब्रेन टू स्टॉर्म प्रॉब्लम, यानी कि इसमें ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज होता है। इस वजह से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत बढ़ती है। कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव यानी बुद्धिमत्ता या बुद्धि का प्रयोग बढ़ता है। कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है? इंक्रीज होती है। इसके अलावा और क्या होता है भाई? तो इससे स्टिमुलेट इनोवेशन स्टिमुलेट इनोवेशन इनोवेशन बढ़ती है, क्योंकि बच्चे अलग-अलग तरीके के सॉल्यूशन निकाल कर बता रहे हैं। इस वजह से वो सारी चीज़ें और भी अच्छे तरीके से डेवलप होती हैं। इनोवेशन, बच्चा अलग-अलग तरीकों से सोच करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है। इस वजह से ब्रेनस्टॉर्म का, इस मेथड का उपयोग करके इनोवेशन को बढ़ाया जा सकता है। इस वजह से ये बहुत ही अच्छी मेथड है, बहुत ही अच्छी मेथड है। ठीक है? तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस तरह से हमारा हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरी मेथड्स को बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में कंप्लीट कर लिया है। सिंपल वे में कंप्लीट किया है, ये वाली बात भी आपको पता है, सिंपल वे में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है? अगर आपको इस लेक्चर से किसी की तरह का डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन होकर वहाँ से आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल सकती है। इसके अलावा इस लेक्चर रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएँ और इसी तरह से हम लोग बाकी अदर टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीकों से कवर अप कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप अपने साथियों तक इस लेक्चर को ज़रूर पहुँचाएँगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसानी से मुस्कुराते-मुस्कुराते कंप्लीट हो जाएँगी, है ना? तो स्ट्रेस नहीं लेना है। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।